पहला सीजन श्रीधर राघवन लिखे थे बिगनिंग के कुछ एपिसोड, तो मैं सुन के मैं बोला ये तो कमाल है। फिर उन्होंने बताया नहीं ये बीबीसी का रीमेक है, तो मैं बोला फिर रहने दो, तो ये अब पुरानी हो चुकी है। वेलकम सुरवीन, आपका स्वागत है इस क्राइम ड्रामा में। ऑनर महसूस होता है जब आप पंकज जी के साथ काम करते हैं। और आई थिंक व्हाट इज़ ब्यूटीफुल, अगर एज एन आर्टिस्ट आपको आपका ईमान भी रह जाए और आपको इनाम भी मिल जाए काम से, आई थिंक वो बैलेंस अगर हो जाए, आई थिंक दैट इज व्हाट वी यूजुअली स्ट्राइव फॉर एज आर्टिस्ट। तो मुझे लगता था कि ये एक दो बार डायरेक्टर डांटे भी कि तुम क्यों पीछे नौटंकी की, सीरियस सीन चल रहा था, तुमने सीन को बर्बाद कर दिया, लाफ्टर मिल गया। तो वो स्क्रिप्ट में नहीं था, सर ने बोला डन है, लाओ इनको खड़ा करो। अब मैं आ रहा हूँ शॉट में और हाथ पकड़ के भाई चल, तो क्यों कहाँ, बोले चल ना, क्या चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंस। हेलो गाइस, वेलकम टू स्क्रीन। थैंक यू। तो पंकज जी, आपके पास 5 साल पहले आई थिंक या उससे भी पहले अपलॉज की टीम आई थी जी, ये शो लेकर, और अब 5 साल हो गए हैं। तो अब आपको 4 सीज़न बाद क्या लगता है कि आप जो है वो माधव मिश्रा को गाइड कर रहे हैं, माधव मिश्रा आपको गाइड करता है? हाँ, इंटरेस्टिंग सवाल है। मुझे श्रीधर राघवन आए थे मेरे घर, और कॉल किसने किया था मुझे याद भी नहीं आ रहा है। पहला सीजन श्रीधर राघवन लिखे थे बिगनिंग के कुछ एपिसोड, तो मैं सुन के मैं बोला ये तो कमाल है। फिर उन्होंने बताया नहीं ये बीबीसी का रीमेक है, तो मैं बोला फिर रहने दो। तो बोला नहीं, लेकिन उस कहानी को एज इट इज हम नहीं उठाए हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, भारतीय न्यायिक पद्धति पे है ये। तो फिर मैंने बोला मैं नहीं देखूंगा वो, क्योंकि मेरी एक प्रॉब्लम है, जैसे मैं रीमेक का ओरिजिनल देख लेता हूँ ना, तो फिर मैं बोलता हूँ मेरा एक्सपीरियंस पूरा हो गया, अब मैं इसी को क्यों करूँगा। तो मैं बोला नहीं, दिखाओ मत, फिर मुझे देखना नहीं है, ऐसे ही करेंगे। परसों मुझे लंदन में एक टैक्सी ड्राइवर मिले, तो वो टैक्सी चला रहे थे, तो मैं ट्रेलर देख रहा था इसी का। तो ट्रेलर देखने के बाद कुछ नीचे उसके एक मोटिवेशनल आती है ना वीडियो, वो दिख गई, तो मैं वो चालू किया, तो वो सुना और बोला कि नाइस कोट। तो मैं बोला अच्छा, ये उसको लगा मैं ही बोल रहा हूँ। तो फिर उसने पूछा वैसे तुम करते क्या हो, दक्षिण अफ्रीका के ड्राइवर थे। मैं बोला मैं एक्टर हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग, मैं फोटोग्राफर हूँ। मैं बोला अच्छा, कहाँ हुआ फोटोग्राफर? तो बीबीसी में। मैं बोला वो वाह। मैं बोला तो जो मैं इसके पहले देख रहा था वो बीबीसी इंडिया का ही स्टूडियो और अपलॉज का एक शो है। तो विच वन, क्रिमिनल जस्टिस। तो फिर बात होने लगी, तो मैंने बोला कि यहाँ पे 2 ही सीजन बने थे, भारत में 4था सीजन आने वाला है। तो आपका सवाल यही था कि आपके कैरेक्टर में माधव मिश्रा अब आपको बताते हैं कि ऐसे कर सकते हैं या ऐसे नहीं, या आप अभी भी माधव मिश्रा को बताते हैं? नहीं, माधव मिश्रा ही मुझे बताते हैं कि कैसा कर सकते हैं कैसा नहीं, क्योंकि कहानी बहुत आगे जा चुकी है। जी। तो आप तो 4 सीज़न से हैं और 5 साल से कर रहे हैं, पर हर सीज़न में आपने बदलते हुए देखा है, कास्ट हो चाहे पहले सीज़न के बाद तो डायरेक्टर राइटर भी। तो आपके वर्ल्ड में से सुरवीन आई इस सीज़न में, श्वेता आई लास्ट सीज़न में, तो आप उनको कैसे ईज इन करते हैं अपने वर्ल्ड में? क्योंकि आप तो मतलब मैं ये तो सखी हैं पिछले 2 सीजन से हमारी, तो इनको ईज इन करने की जरूरत ही नहीं, हम दोनों विरोधी हैं उधर। मैं मानती। तो पिछले सीजन तो आई थी ना, पिछले सीजन तो नहीं पिछले में तो ये अब पुरानी हो चुकी है। वेलकम सुरवीन, आपका स्वागत है इस क्राइम ड्रामा में। तो इनका नहीं, घर में इनकी मेहमान। पर ये सवाल मैं ईज कैसे करता हूँ नहीं करता हूँ, ये इनसे पूछिए, आप मुझसे मत पूछिए, मैं तो अपनी तारीफ भी कर दूंगा। नहीं, मैं पहले चाह रहा था आप अपना केस रख दें फिर इनसे पूछूं। तो श्वेता से पूछते हैं कि तो ये हमने इनको देखा इतने शोज और मूवीज में दैट वो बहुत इम्प्रोव भी करते हैं, तो आप तो इनके अगेंस्ट ही खड़ी है कोर्ट रूम में, तो तब होता था ऐसा कुछ कि अरे ये कहाँ से आया इम्प्रोव, और फिर आप? बिल्कुल नहीं, आई थिंक पंकज जी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट को एक्टर्स एवर, और ये मैं उनके चेहरे पे तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं पीठ पीछे भी लोगों को बोलती हूँ और जब भी मौका मिलता है बोलती हूँ दैट नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट एज अ ह्यूमन बीइंग, इन्हें बस आप इन्हें ऑब्जर्व करें, देखें, और आप, मुझे लगता है मैं दिन में बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि सेट पे
इन्होंने ओवर पार करने की कोशिश की किसी सीन को जस्ट बिकॉज वो 4 सीजन से वेटरन है इस शो के. आई थिंक ही इज़ बीन वेरी पंकज जी बहुत ही वेलकमिंग रहे और बहुत ही सपोर्टिव रहे. और पिछले सीज़न जब जो मेरा पहला सीज़न था क्रिमिनल जस्टिस सीज़न 3, मैं एक्चुअली बहुत नर्वस थी क्योंकि ना सिर्फ इनके साथ काम करने के लिए बट ऑल्सो मैं इनकी विरोधी थी. और कुछ सीन्स ऐसे थे जहाँ पर एकदम एक के ऊपर एक हम बातें कर रहे थे. तो मैं ऐसे सेट के पहले ऐसे रहती थी कि ठीक है हो जाएगा और फिर सेट पे जाके ऑफ कोर्स इट्स योर जॉब एंड वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है दैट ओनली कम्स अलोंग जब टीम उतनी वेलकमिंग हो और वो स्पेस क्रिएट करे और आपके को एक्टर्स वो स्पेस क्रिएट करे. अब कंफर्टेबल हो गई हूँ. सो आई थिंक सेकेंड टाइम अराउंड अब लेखा से भी अब जो मेरे किरदार का नाम है उससे भी बहुत ज़्यादा एक उसे भी जानने पहचानने लगी हूँ. तो या आप बताइए कैसी थी मेहमान नवाजी? मुझे याद है पहले दिन हम लोग स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए आई थिंक मिले थे. और जहाँ पे स्क्रिप्ट रीडिंग थी वहाँ हम नीचे बाहर एक टेबल था और वहाँ पे हम लोग बैठ गए थे. और पूरी दुनिया इनकी फ़ैन है और एज अ को एक्टर आई थिंक कम फैन ऑनर महसूस होता है जब आप पंकज जी के साथ काम करते हैं फॉर मैनी मैनी रीजंस. श्वेता काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी बोल चुकी है लेकिन जो पंकज जी के डिमीनर में या जैसे वो खुद को कैरी करते हैं देयर इज़ अ सेंस ऑफ काम, एक ठहराव है उनमें. और वो एक्चुअली वो ठहराव ही खुद में बहुत ईज आउट करता है आपको. और वो इतने ग्रेशियस हैं एज एन एक्टर. आपके सामने कह नहीं इसीलिए तो मैंने घुमाया था कि तारीफ दूसरों से हो. इतने ग्रेशियस हैं कि उनकी एक बहुत ख़ास बात है एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट फॉर दैट. सीज़न के वेटरन तो हैं ही लेकिन आई थिंक पंकज जी जिस लेवल के कहूँ या जिस तरीके के कलाकार हैं उनके साथ हर कोई काम करना चाहता है. लेकिन काम करने में मुझे सबसे बड़ी सीख ये मिली कि एक तो ऑब्वियसली पहले नर्वसनेस जैसे श्वेता ने कहा कि होती है और ऐसा लगता है कि शायद आप इंटिमिडेट हो सकते हो. उनके पीछे देयर इज़ बहुत सारा अपने साथ वो एक्सपीरियंस लेके आते हैं. मैं फिल्म स्कूल से नहीं हूँ तो मेरे साथ ये एक बार नवाज़ के साथ हुआ था जब मैं सेक्रेड गेम्स के लिए शूट कर रही थी कि मुझे पहले लगा था कि शायद ऐसा हो कि वो इंटिमिडेशन ना हो. तो खुद को कंफर्टेबल करने के लिए मैंने बहुत सेल्फ टॉक किया था. पंकज जी के साथ ख़ास बात ये है कि जब वो आते भी हैं सीन में और हम लोग आई रिमेंबर हम लोग हर सीन में कोलैबोरेट करते थे. आई रिमेंबर और वो बहुत बड़ी क्वालिटी है पंकज जी के जैसों के लिए. कमिंग टू खास बात, सजेशन भी देंगे तो ऐसे सुम में देंगे कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि ये पंकज जी आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं. फॉर मी दैट इज द मार्क ऑफ अ ग्रेट क्राफ्ट्समैन. एंड अच्छा Thank you so much. ये अगर बोल रही हो गलती से ही हुआ होगा मुझे. पर आपके लिए आई थिंक मुझे लग रहा है इसलिए भी मुश्किल होगा कि आपका इतना सीरियस कैरेक्टर है और आपका शो में और पंकज जी जैसे माधव मिश्रा का ही जो कैरेक्टर है को बीच में एक बाउंसर फेंक देता है ऐसे बात करते करते फ्लो में. तो जैसे हमने ट्रेलर में भी देखा क्या बोल रहे कि वो क्या नहा के हाथ धो के शैम्पू करके तुम्हारे पीछे पड़ी है. वो तो इम्प्रोवाइजेशन. हाँ, मुझे याद भी नहीं तो काफी दिन. हाँ, तो जैसे आपने कहा ना माधव मिश्रा ड्राइव करते हैं तो ऐसे ऐसे कुछ चीजें लेके आते हैं. पर ये बीच में जो ये बाउंसर आता है ये ऑलमोस्ट ऐसे हास्य रस जो आप डालते हैं इतने सीरियस शो में, तो वो आपका अप्रोच कैसे होता है? यार वो मेरा अप्रोच लगभग हर किरदार में होता है, बिना बफूनरी किए, बिना लगे नहीं कि ये फोर्स ह्यूमर डाल रहे हैं. क्योंकि दोस्त हम सब इंडिया में प्राइमरली इंटरटेनमेंट के लिए कुछ कंटेंट देखते हैं, फिल्म सीरीज कुछ भी. जिंदगी में इतनी तनाव है, मतलब इतना बोझ है हर किसी के लाइफ में, तो थोड़ी मुस्कुराहट अगर पहले तुम दे दो चेहरे पे और फिर इम्पोर्टेंट बात करो तो वो सुनेगा.
तो एंगेजमेंट के लिए ना ह्यूमर ज़रूरी है, और ह्यूमर फोर्स वाला ह्यूमर ना हो, बहुत स्लाइस ऑफ लाइफ जैसा ह्यूमर हो या सटायर हो। तो मैं इसलिए हर किरदार में चाहता हूँ, क्योंकि हंसी सीरियस से सीरियस हालात में ह्यूमर हो सकता है और बिना ओवर द टॉप गए। तो इसलिए माधव मिश्रा में एक तो बन भी गया माधव मिश्रा का सीजन 1 से कि ऐसा अंडरडॉग वकील है, एक्जिमा है, खुजली है, सर्वाइवर की लड़ाई लड़ रहा है। तो उस हालात में सर्वाइवर की लड़ाई जब हो और आप समाज के उस तबके से आता हो, तो एक ह्यूमर इंटेक्ट होता है, क्योंकि उसको जीना भी है और आनंद भी लेना है उसी में। तो और मुझे भी लगता है कि ऑडियंस को एंगेज करने के लिए ह्यूमर नितांत ज़रूरी है। मुस्कुरा दोगे तुम ना तो मेरी बात को सुनने लगोगे। तो इसलिए जी। पर आपको याद है कि आपने ये अप्रोच किस कैरेक्टर से स्टार्ट की थी? मुझे पहला जो याद आता है वो बरेली की बर्फी के अराउंड है। ABCD ABCD, हाँ, हाँ, अरे ABCD, बाप रे बाप, इसको हाँ ABCD। मतलब वो आपको तब किसी के साथ काम करके नहीं, मैं आइडिया आया थिएटर में कैसे? करता था ये काम, मैं थिएटर में करता था, और थिएटर में इतना बदमाशी करता था कि सीरियस सीन में भी मैं तब मैं अमेच्योर एक्टर था, तो मुझे लगता था कि ये तो एक दो बार डायरेक्टर डांटे भी कि तुम क्यों पीछे नौटंकी की, सीरियस सीन चल रहा था, तुमने सीन को बर्बाद कर दिया, लाफ्टर मिल गया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, जब गंभीर सीन हो तो ये नहीं करना चाहिए। तो मैं थिएटर में कॉमेडी करता था, मुंबई आके गुंडे उंडे का रोल देने लगे लोग तो फिर ह्यूमर थोड़ा पीछे चला गया, फिर धीरे धीरे आ गया वापस। तो आप आज माधव मिश्रा के साथ ये इंटेंशन लेके आते हैं कि बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद से हो जाता है? बाय डिफॉल्ट क्योंकि वो किरदार ऐसा बन गया है ना, जिसमें सार्केज्म है, जिसमें सटायर है, तो वो बाय डिफॉल्ट बन गया है अब कि अच्छा हाँ, कि मैं माधव के दिमाग से सोचने लगता हूँ, तो छोटी छोटी चीज़ों में कुछ उल्टा पुल्टा। एक 2 या 3 में याद है मुझे, जल्दी जल्दी कोर्ट रूम जाने का सीक्वेंस हो रहा था BMC वो डाला में, तो मैंने रोहन सिप्पी डायरेक्टर थे, मैं बोला सर ये मैं घुस रहा हूँ ना, तो एक वकील यहाँ खड़ा कर दो, एक जूनियर आर्टिस्ट को मैं बोले इनको बुला के खड़ा कर दो, मैं आऊँगा तेरा हाथ बोलूँगा चल जल्दी। तो वो पूछेगा अरे कहाँ क्या चाहिए, तो मैं बोलूँगा कॉन्फिडेंस क्योंकि इस आदमी को मजिस्ट्रेट के सामने जाने में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो स्क्रिप्ट में नहीं था, सर ने बोला डन है, लाओ इनको खड़ा करो। अब मैं आ रहा हूँ शॉट में और हाथ पकड़ के भाई चल, तो बोलते क्यों कहाँ, बोले चल ना क्या चाहिए, मैं बोला कॉन्फिडेंस और उसका हाथ पकड़ के कोर्ट रूम में ले जाते हैं और अंदर कोर्ट पूछता है कि मर्डर केस है, तुमसे हो पाएगा, तो मैं हंस देता हूँ कुछ आंसर नहीं, हंस दिया। तो ये धीरे धीरे जब सोचने लगते हो आप किरदार के बारे में ना, तो लगता है यार इसका तो नहीं है होगा कॉन्फिडेंस, तो एक आदमी पकड़ रहा है कि तुम मेरे पास खड़ा रहना। सीजन 1 में तो कोई असिस्टेंट कुछ नहीं था, 2 में एक आई, 3 में एक साला आ गया, फिर बीबी आ गई। But I think it's also so innocent. Now the quality of Madhav Mishra is also so innocent, और I think उसी वजह से काफी किरदार के साथ लोग जुड़ते हैं, that वो इतना innocent है कि किसी का हाथ पकड़ के चला जाएगा, कुछ बोल देगा. He's not scared of making fun of himself. हाँ, वो अपने पे हंसने को भी तैयार है। That's true. That's so But वो sweet. I feel वो पंकज जी also Yeah, brings yeah. that to the table in each one of your characters. आप हर किरदार में मुझे ऐसा लगता है इनसेंस कहीं छूटता ही नहीं है, जहाँ तक यार दोस्त, वो मुझे हमेशा लगता है ना सुरवीन की बहुत ज़रूरी है वो, कि वो चाहिए, मतलब मेरे को लाइफ में भी चाहिए, किरदारों में तो चाहिए ही, क्योंकि तभी तो मज़ा है यार। हम इतने करप्ट हो चुके हैं, इतना बोझ है हम सबके माथे पे। हाँ, तो आप समझो ना कि मुझे तो लगता है कि इनसेंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए लोगों को। जैसे मेडिटेशन 5 मिनट करते हैं, वैसे मासूम बनने का 5 मिनट अभ्यास करिए। That sense of wonder and surprise is very important. आप देखो ना बच्चों के लाइफ में कितना मजा है। Yeah. हम बड़े होते जाते हैं और वो धीरे धीरे मासूमियत छूटते जाती है और मजा की जगह सजा आ जाता है। हम मैनिपुलेटिव होने हाँ। की प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। तो मुझे मजा आता है कि मासूमियत में जो गलतियां भी होना, ह्यूमर भी होना, उसका एक अलग सुख है। नहीं, अभी भी एक्टिंग भी इतनी चेंज हो गई है कि बहुत सारे पहले हम जो कॉमेडियंस होते थे, अब वो एक तरफ साइड में हो गए हैं। अब सबको ऐसे सीरियस रोल करने हैं या फिर बहुत ज़्यादा प्रेप वर्क करना है उसके लिए। पर एक रायन रेनल्ड्स ने एक बोला था एक टर्म कि मैं कैरेक्टर्स मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, ये कैरेक्टर ये अलग करो या कैरेक्टर अलग करो,
पर एक सब्सक्रिप्शन टू पर्सनालिटी जो होता है कि ये एक्टर आएगा तो मुझे यही देखने को मिलेगा, तो वो चीज़ जो एक थ्रेड है कॉमन, वो आजकल बहुत मिसिंग, जो आपके काम में काफ़ी नज़र आता है। That's true. That's true. बट उसका एक ट्रैप भी है हाँ। कि आप कुछ दिन बाद उसी में वो उलझ न जाओ कि आपकी ट्रेडमार्क बन गया और ऑडियंस भी वही एक्सपेक्ट कर रही है और आप भी वही डिलीवर कर रहे हैं। तो मुझे रियलाइज हुआ लेटर ऑन कि यार ये थोड़ा बचना भी चाहिए, क्योंकि फिर आप अगर किसी में कुछ एक्सपेरिमेंट करने जाओगे और वो ट्रेड चीज़ें जो आप देते आ रहे थे नहीं मिलेंगी तो लोग डिसअपॉइंट होंगे। तो बहुत फ्रेजाइल काम है एक्टिंग बेसिकली। एक आपका पहले एपिसोड में डायलॉग है जो आपके घर गाड़ी आती है और आपसे आपकी बीवी पूछती है कि क्या हुआ, इनाम अच्छा नहीं लगा क्या, खुश नहीं लग रहे, तो आप बोलते हैं इनाम तो अच्छा है पर ईमान ज़्यादा दिन जीने नहीं देगा। तो ये आप तीनों से पूछ रहा हूँ मैं कि ईमान और इनाम की बैटल ये आपको अपने फील्ड में भी होती है, और हाउ डू यू मतलब नेविगेट दैट? सोच रही हूँ मैं। जो भी बोलना चाहे। इनाम और ईमान, कलयुग है दोस्त। मतलब वही मेरा सवाल वही है कि आप वो इनोसेंस जो है वो कैसे बचा के रख रहे हैं, या क्राफ्ट में जो इनोसेंस है। आई थिंक वो तो ज़रूरी Intention है। है। आई थिंक इंटेंशन और इनोसेंस तो ज़रूरी है। और आई थिंक व्हाट इज़ ब्यूटीफुल, अगर एज एन आर्टिस्ट आपको आपका ईमान भी रह जाए और आपको इनाम भी मिल जाए काम से, आई थिंक वो बैलेंस अगर हो जाए, आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी यूजुअली स्ट्राइव फॉर एज आर्टिस्ट्स। एंड पर मुश्किल तो है ना, इतने बिल्कुल साल मुश्किल है, काम बट करके। इट्स अ चॉइस एंड आई थिंक इट कम्स Yeah. फ्रॉम एन इंटेंट। अगर आपको ऐसा कुछ काम करना हो जहाँ आपका ईमान भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और वो रिवॉर्डिंग भी हो, इनाम भी हो, सो आई थिंक एज आर्टिस्ट वी ऑलवेज स्ट्राइव फॉर दैट कॉन्फिडेंस, दैट और बैलेंस। या और ऐसा नहीं है कि आपका वीक मोमेंट नहीं आता, दैट इज ऑल्सो फॉर रियल। वो वीक मोमेंट आता है, बट आई थिंक सबकॉन्शियसली एक बहुत सबकॉन्शियस एक गहरे लेवल पे, डीपर लेवल पे आपकी एक ट्यूनिंग होती है जो आपको राइट फ्रॉम रॉन्ग, और एज श्वेता सेड कि अगर मैं बैलेंस स्ट्राइक कर सकती हूँ तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि कभी कभी आप कनंड्रम में होते हैं। तो हाँ, I mean there have been projects, there are so many projects जो ईमान, what do you English में कहोगे, ईमान is intent, right, or purity. ईमान मतलब इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी I think projects तो आप integrity के लिए ही, Absolutely. purist artist I think वैसे ही सोचते हैं कि आप integrity के लिए ही करते हैं, ईमान के लिए ही करते हैं। I think reward comes in later. I think I can speak for myself, but I think most of us get our rewards much later. I think somewhere you try to strike a balance, but choice तो हमेशा ईमान, integrity। बट आई थिंक जब आप ईमान के रास्ते चलते हैं आप उस वक्त इनाम के बारे में सोचते भी नहीं है। आप नहीं सोच रहे होते हैं। वो उसका, शायद मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में वो उसका बाय प्रोडक्ट ही रहा है। यस यस बिल्कुल और correct। अगर आप सिर्फ इनाम सोच रहे हैं और ईमान नहीं, तो फिर फिर तो गड़बड़ है, फिर आप गलत ट्रैक पे हैं और बहुत परेशानी होने वाली है। बहुत परेशानी होने वाली है। जी, फाइनली मैं पूछना चाहूँगा कि आप दोनों का क्रिमिनल जस्टिस लास्ट सीजन आप दोनों थे, वो अब रिन्यू है, आपका राना नायडू हुआ है, जी। पर बहुत सारे शोज हैं जो नहीं हो रहे हैं, मतलब ये थोड़ा क्राइसिस, थोड़ी तंगी चल रही है, तो इससे बहुत आर्टिस्ट टेक्नीशियंस को भी दिक्कत हो रही है, तो हमें, आपको क्या लगता है एज एन इंडस्ट्री हम इससे कैसे निकल सकते हैं? यार जियो ने हॉटस्टार को ले लिया, आप बोल रहे हो तंगी चल रही है। आई थिंक हम लोग अभिनेता हैं, हम इस बात में एक्सपर्ट है नहीं, हाँ, तो इस पे क्या राय दें? आई थिंक इस चीज़ का जो एक्सपर्ट हैं उन्हीं की एक्सपर्टीज लेना बेहतर होगा, क्योंकि द बिजनेस साइड ऑफ द इंडस्ट्री, जो लोग उसमें एक्सपर्टीज रखते हैं उनका ये जवाब देना आई थिंक हम कथाकार हैं, you know, as actors, yeah. एक्चुअली दिमाग में भी नहीं आती है। No, we are storytellers, and I think चीज़ें, storytelling will never go out of fashion. Yeah. And I think समय की बात है, time will tell. आजकल क्या है, बहुत सारे एल्गोरिदम्स और ये और वो ये सब आने लगा है। कहीं कभी कभी लगता है कि बहुत क्या कहते हैं, प्योर क्राफ्ट के इंटेंट से
कुछ चीज़ें जो करी जाती हैं उसमें ऑफ कोर्स अल्टीमेटली बिजनेस है और लोगों को उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन आगे लेना पड़ता है। तो आई डोंट थिंक किसी हद तक वो क्वेश्चनेबल एक्चुअली नहीं है। वो हमको एज कलाकार बहुत कम समय होता है जब हमको ये पता होती हैं चीज़ें, कभी कभी नहीं पता होती। नहीं, जैसे पंकज जी बोल रहे थे कि ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए ना, कि मतलब एक्टर को भी और मेकर्स को भी, मेरे ख्याल से। और वो चूहे को थोड़ी पता होता है ट्रैप में फंसने जा रहा है, उसको तो लगता है खाने जा रहा है। हाँ, सही बात। तो लाइफ तो वही है कि ट्रैप में फंसने के बाद बहुत देर बाद पता चलता है कि ट्रैप है ये। That's true. थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. थैंक यू स्क्रीन।